देखो बेटा, कर दिया बेटा ऑन, कर दिया ऑन है क्या रिकॉर्डिंग? यस सर। हाँ ऑन है बेटा, ऑन है। अभी तुरंत किया मैंने, 2-3 मिनट पहले, 2-3 सेकेंड, 10 सेकेंड पहले। देखो हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? सॉलिड के बारे में। हाँ ठीक है बेटा, ओके, सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। तो देखो सॉलिड्स को हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब जो हमारे मटेरियल्स होते हैं ना, मतलब यूनिवर्स में जो भी हमारे मटेरियल्स है बेटा, उन्हें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये देखो, बेटा आपका 12th में एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें ये सारी चीजें पढ़नी है, लैटिस वगैरह जो भी है ये सब पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है, शुरू से, बिल्कुल शुरू से बताता हूँ मैं। देखो बेटा, जो भी हमारे पास मटेरियल्स है ना, जो भी हमारे पास मटेरियल्स है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। कौन से 3 पार्ट है वो? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। कौन सा? एक तो होता है बेटा सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक। नाम सुना है आपने इलास्टिक का? फिर आता है पार्शियली इलास्टिक, फिर आता है परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक, क्या 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 बोला बेटा मैंने? कि हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? एक तो परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा पार्शियली इलास्टिक, और तीसरा परफेक्टली प्लास्टिक। मतलब क्या होता है बेटा इन चीजों का? परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, इनका मतलब क्या होता है? तो हमने ये बोला यार कि इलास्टिक मटेरियल्स वो होते हैं जिन पे अगर हम फोर्स लगा के उनका शेप चेंज कर दें, जिन पे अगर हम फोर्स लगाए तो उनका शेप चेंज हो जाए, शेप साइज जो भी थोड़ा बहुत ही चेंज हो जाए। फिर जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद कर दें तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स है, जो अपने शेप को रीगेन कर सके कंप्लीटली। एनी मटेरियल विच कैन रीगेन इट्स शेप कंप्लीटली आफ्टर स्टॉपिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। जैसे रबर, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे स्प्रिंग, बहुत सारे मटेरियल होते हैं बेटा ऐसे कि अगर आप उन पर फोर्स लगाओगे तो उनका शेप बदलेगा, फिर जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद करोगे वो क्या होगा? वापस से। शेप पहले बदलना जरूरी है बेटा तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इलास्टिक है या नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ही ये होता है कि अगर आप शेप चेंज करो तो वो वापस से अपनी पुरानी शेप रिगेन कर ले अपने आप से ही, आपको कुछ ना करना पड़े। तो अगर तुम शेप चेंज ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो अपनी शेप रिगेन कर रहा है या नहीं कर रहा? समझ रहे हो बात मेरी? नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। तो यही बात है कि अगर कोई मटेरियल है हमारे पास, वो मटेरियल अगर अपने शेप को रिगेन कर लेता है दोबारा, तो वैसे मटेरियल को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। पार्शियली इलास्टिक वो होते हैं जो, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ना फिर गेन करे अपना शेप। भैया फोर्स छोड़ने के बाद अब तुम ऐसा सोचो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं। देखो बेटा यहाँ देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा एक फिक्स्ड सपोर्ट है और यहाँ पर मैंने एक रॉड रखा, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा, ऐसे कुछ सोच के देखो। मैं इस रॉड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया कुछ F, ठीक, मैंने इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाया F। अब हो सकता है बेटा कि इसके शेप में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, इसकी लेंथ जो है ये बढ़ जाए थोड़ी, इतनी हो सकता है कि लेंथ इतनी बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ी कम भी बढ़े। तो जब मैं ये फोर्स लगाना बंद कर दूंगा ना, तुम सोचो मेरी बात, कि जब मैं ये फोर्स लगाना बंद कर दूंगा बेटा, तो
अगर साइज यही रह गई, जब मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, मतलब मैंने क्या बोला आपको कि फोर्स लगाने पर साइज जो है वो इतनी बढ़ गई थी, ठीक है। अब फोर्स जैसे ही मैंने लगाना छोड़ा, अगर यही साइज रह गई, तीन चीजें हो सकती है ना, मतलब आप ऐसा सोचो कि मैंने ये एक रॉड है, मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसकी साइज जो है वो यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो इसकी साइज इतनी बढ़ गई, तो ये वाली साइज हो गई ना बेटा, जो इस वाले रॉड की साइज है। तो अब इसमें भी तीन चीजें हो सकती है क्या, एक तो साइज इतनी हो जाए, फोर्स लगाना, फोर्स जब हम छोड़ दें तो साइज इतनी हो सकती है, या कितनी हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है थोड़ी, या जो इसकी ओरिजिनल शेप थी, ओरिजिनल साइज थी, वो हो सकती है। बोलो यस सर। बेटा, तुम बोल नहीं रहे ना, दुखी कर रहे हो तुम, देखो। यस सर। अनिल, Yes. तुम्हारी आवाज तो सुन ली मैंने, बाकियों को कह रहा हूँ। यस सर। देखो, ये इस तीन साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीन रॉड है बेटा, ठीक। और ये तीनों मैंने आपको कहा कि मैंने ये एक रॉड ली, इस पर फोर्स लगाया और इसकी साइज इतनी हो गई। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ग्रीन में बनाया बेटा, ये मैंने क्या बताया है आपको कि इतना कुछ एक्सटेंशन आ गया, मान लो डेल्टा एक्स कह देता हूं मैं, ये डेल्टा एक्स एक्सटेंशन आ गया इस रॉड में। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से इस रॉड की लेंथ चेंज हो गई, डेल्टा एक्स हो गई। अब मैंने ये फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो क्या हो सकता है कि एक तो ये वाली चीज होगी कि जितना मैंने एक्सटेंड करा ये अब वहीं पर रह गया, फोर्स लगाना जैसे ही मैंने छोड़ा उसके बाद ये यहीं पर रह गया। या फिर ये हो सकता है कि इसने पुरानी शेप को पूरा रिगेन कर लिया। वो कौन सा है, ये तीसरा वाला। और ये वाला कौन सा है कि थोड़ा सा रिगेन किया और थोड़ा सा नहीं कर पाया, वही वाला है ना बेटा। तो ये जो सबसे नीचे Yes, वाला है, sir. इसे आप क्या कहोगे, इलास्टिक। Completely हाँ elastic. बिल्कुल, परफेक्ट, परफेक्टली इलास्टिक। शानदार, परफेक्टली इलास्टिक। इसे और क्या सेकंड वाले को कहोगे, partially elastic. पार्शियली इलास्टिक। बहुत अच्छे। और तीसरे वाले को इनइलास्टिक। तो नॉर्मल में है ना, प्लास्टिक। perfectly plastic. हाँ. इन इलास्टिक तो नहीं कहेंगे, प्लास्टिक, बिल्कुल परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है बेटा। तो ये तीन तरह के हमारे क्या हो गए, मटेरियल्स हो गए, है ना। हमने ब्रिटल मटेरियल कह सकते, क्या क्या, ब्रिटल मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे हो सर, ब्रिटल। बेटा। ब्रिटल कुछ और ही होता है, ब्रिटल का मतलब तो फिर तुम तोड़ने लग गए ना उसे, यहाँ हम तोड़ थोड़ी रहे हैं। अच्छा, ब्रिटल में तो तोड़ रहे हो ना, तुम तो तोड़ रहे हो, तो फिर वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, वो सर तो टूट रहा है, इलास्टिसिटी में थोड़े हम हो रहा है। शेप को ही कंसीडर करते हैं ना मेनली। तो क्या कह रहे हो, सर इलास्टिसिटी में मेनली शेप को ही कंसीडर करेंगे। हाँ बेटा, शेप को, लेंथ को कंसीडर करेंगे मेनली। सर एक बार परफेक्टली प्लास्टिक रिपीट कर दो। मैंने परफेक्टली प्लास्टिक क्या बोला कि मैंने एक रॉड ली, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो मैंने देखा कि ये रॉड इतनी बेटा तुमने देखा नहीं है क्या कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे एक बचपन में मैं जब छोटा था तो एक टॉफी आती थी, है ना, 50 पैसे की। उसका उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, रैपर जो होता था, उस रैपर को दोनों तरफ से खींचते थे तो वो बड़ा होता चला जाता था और एक टाइम पे आके रुक जाता था। तो मैंने किया क्या, मैंने देखो ये रैपर लिया मैंने और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया दोनों तरफ से। तो फोर्स लगाने से क्या होगा बेटा, सोचो आप कि उसके मतलब लेंथ में चेंज आएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। मैंने एक चीज ली, दोनों तरफ से यूं पकड़ा और मैंने खींचना शुरू किया, तो उसके साइज में चेंज आएगा, उसकी लेंथ में चेंज आएगा, आएगा। हाँ अब सर, मैंने डिफॉर्मेटेड। चेंज आएगा, मैंने छोड़ दिया फोर्स लगाना, अब मैं फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने रख दिया उसे नीचे। तो मैंने ये देखा कि तीन चीजें हो सकती थी। एक तो जब मैंने फोर्स लगाया तो उसकी शेप जो बदल गई है बेटा, उसकी जो लेंथ बन गई है, नई वाली जो लेंथ बन गई है। अब इसमें तीन चीजें हो सकती है, या तो लेंथ उतनी ही रह जाए जितनी हो चुकी है, या तो पहले जितनी थी उतनी हो जाए, या दोनों के बीच में कुछ रह जाए। हाँ सर। यही तीन चीजें हो सकती है ना, यही तो बोला मैंने कि फोर्स लगाया मैंने, ये साइज हो गई। अब इसके बाद मैंने बोला कि अब फाइनली जब मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये भी साइज हो सकती है। ये हाँ साइज कौन सर। सी है बेटा, देखो ओरिजिनल साइज और
जो एक्सटेंडेड साइज है उसके बीच की है ना, और ये वाली ओरिजिनल साइज है। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, वो बड़ी हो गई और फिर उसके बाद मैंने जब उसे छोड़ा तो वो वापस उसने अपना शेप रीगेन कर लिया, मतलब पहले जो इसकी शेप थी, पहले जो इसकी साइज थी, वो इसने दोबारा रीगेन कर लिया, तो वो हो गया परफेक्टली इलास्टिक। ठीक। हाँ सर। अगर इसने थोड़ा रीगेन कर लिया और थोड़ा नहीं कर पाया तो वो होगा परफेक्टली पार्शियली इलास्टिक। और तीसरा वाला परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक, क्योंकि इसने कोई भी शेप रीगेन नहीं की। तो सर हम परफेक्टली प्लास्टिक को ऐसे बोल सकते कि फोर्स लगाने पर भी शेप चेंज ना करे? नहीं, ये नहीं कह सकते। फोर्स लगाने पर शेप तो बदलेगा ही, लेकिन रीगेन नहीं करेगा। हाँ, रिगेन नहीं करेगा। अगर रिगेन कर लेगा तो फिर तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। अगर कंप्लीटली रिगेन कर लेगा तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। अगर कुछ भी और रिगेन अगर नहीं कर पाया तो पार्शियली गेन परफेक्ट, करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली प्लास्टिक। अगर कुछ भी रिगेन नहीं करेगा तो, अगर थोड़ा रिगेन कर लेता है और थोड़ा नहीं करता है तो फिर पार्शियली इलास्टिक कहते हैं। सर तो हमें जो इक्लेयर्स का चॉकलेट आता था ना, हाँ, वो क्या होगा, पार्शियली इलास्टिक? वो तो बेटा फिर खींच के देखो क्या हो रहा है। अगर सर खींच वो के वो कुछ बड़ा, कुछ शेप गेन करेगा शायद। हाँ कुछ कुछ शेप गेन करेगा तो पार्शियली इलास्टिक होगा। ठीक है। और सर फोर्स लगाते वक्त टूट ही गई तो? टूट गई तो फिर तो वो हो जाएगा, मतलब उसे आप ऐसे इस वाले में आप डिफाइन, हाँ। तो क्ले को कह सकते हैं, इसको क्ले को। क्या कहना है, क्ले को प्लास्टिक इलास्टिक इस तरह का कुछ? हाँ सर। तो बेटा फिर उसे तो वही काम करना पड़ेगा ना तुम्हें। यहाँ हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हाँ सर। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो खींचने पे बेटा ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर आप मटेरियल की बात करो तो ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा टूट ही जाएगा एक ही बार में। सर वो प्लास्टिक कहना चाहेंगे वो परफेक्टली प्लास्टिक में आएगा वो फिर। सर फोर्स लगाने पे शेप चेंज करेगा लेकिन अपने आप रीगेन नहीं करेगा वो। हाँ, अपने आप रीगेन नहीं करेगा। जा चुके हैं। होगा। अपने आप रीगेन नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक। अगर अगर थोड़ा बहुत रीगेन कर लेता है तो फिर पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, समझ आई बातें? ये नहीं क्या आई? होगा सर क्या कह रहे हो? अगर टूट जाएगी तो? टूट जाएगी बेटा तो उसके बारे में अभी करेंगे विशेष बात ना। ओके सर। अगर वो टूट जाता है तो फिर ऐसा नहीं है ना कि फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होगा ही होगा, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, कोई भी मटेरियल ले लो बेटा, कोई भी मटेरियल ले लो। इस दुनिया में तुम कोई भी मटेरियल लोगे, उस पर फोर्स लगाओगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो वो बदलेगा ही शेप उसका। तो ये वाली चीज हो ही जाती है, मतलब इलास्टिक प्लास्टिक कुछ ना कुछ होगा ही वो। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो होगा ही वो। खैर, तो हमने ये सब बातें करी कि हमने मटेरियल को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया और हमने देखा कि वो ऐसे 3 होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है सर एक बेटा? बार परफेक्टली प्लास्टिक का डेफिनेशन बता दोगे? बेटा परफेक्टली प्लास्टिक का डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो एक्सटेंड भी हो जाता है, उसमें एक्सटेंशन भी आता है, लेकिन जब आप फोर्स लगाना बंद कर देते हो तो वो अपनी पुरानी शेप वापस रीगेन नहीं करता, थोड़ा भी रीगेन नहीं करता। ओके सर वो नोट्स बना रहा था ना सर, वो बना लो। बाकी ये तो देखो देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा है नोट्स के लिए बेटा, नोट्स के लिए चाहिए नहीं तुम्हें, नोट्स के लिए यहाँ सब कुछ लिखा है देखो। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब चलो अब बात करेंगे बेटा स्ट्रेस वगैरह के बारे में, है ना। पहले मैं तुम्हें एक आधी छोटी चीजें और बता देता हूँ, छोटी छोटी। जैसे इसका कारण क्या होता है बेटा, मतलब जैसे मतलब ये मैंने फोर्स लगाया, ये बॉडी जो है ये एक्सटेंड हुई, इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या लगता है तुम्हें? बताओ। नेचर ऑफ मटेरियल। बिल्कुल, बिल्कुल सही। मेन तो यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल ही होता है बेटा। बिल्कुल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही। तो देखो बेटा, कोई भी मटेरियल प्लास्टिक और ये ऐसे होता है ना कि देखो क्या होता है कि जब आप, जैसे मान लो कि मैंने ये रॉड ले ली, इस पर तुमने फोर्स लगा
लगानी शुरू कर दी, ठीक है, ये एक रॉड लिया और तुमने इसे खींचना शुरू कर दिया है ना, तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा बेटा कि ये खींचेगा, इसके लेंथ में चेंज आएगा। तो वो जो लेंथ में चेंज आता है वो पता है क्यों आता है कि हम फोर्स जो लगा रहे होते हैं ना, तो हम सबसे आगे वाले मॉलिक्यूल पे लगा रहे होते हैं, ठीक है, और इसके जो एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल अटैच होते हैं इससे, मतलब इसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, तो ये ऐसे करके अटैच होता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, जब हम फोर्स लगाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो होती है इनकी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? जो एटम, जो लैटिस के बारे में बात करी हमने यहाँ पर, देखो यही है ना लैटिस। तो फोर्स लगाने पर क्या होता है बेटा कि जो एटम्स है ना, कंजिक्यूटिव एटम्स जो होते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके वजह से इसके लेंथ में चेंज आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? जिसकी वजह से क्या होता है, इनके लेंथ में चेंज आ जाता है। तो फोर्स जैसे हम लगा रहे हैं, वो भी फोर्स लगा रहा है, इससे क्या हुआ, लेंथ में चेंज आ गया। फिर जैसे ही मैंने फोर्स लगाना छोड़ा तो क्या होगा, आप ऐसे सोचो बेटा, एक जनरल सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एटम्स है कुछ, ठीक है, इस तरह से रखें शुरू में, ठीक। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस तरफ फोर्स लगाना शुरू किया, तो मेरे फोर्स लगाने से क्या हुआ बेटा कि इनकी जो स्पेसिंग है ये थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई। देखो है ना, एटम्स की जो स्पेसिंग है ये धीरे धीरे चेंज हो गई। अब देखो ये फोर्स मैं लगा रहा हूं, और ये फोर्स इस एटम के ऊपर और कौन फोर्स लगा रहा होगा बेटा, जो इसके जस्ट बाद वाला मॉलिक्यूल है ये लगा रहा होगा फोर्स। तो अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो फिर ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह जितने भी एटम्स है सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं बस एक ही कंसीडर करता हूँ, है ना, मैं बस एक ही एटम कंसीडर करता हूँ, ठीक है। देखो तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये जो एटम है बेटा, इसका जस्ट कंसिक्यूटिव एटम जो है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस तरफ। बताओ, मतलब इस ये वाला जो हमारा एटम है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ उसकी वजह से, है ना। तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा बेटा इस तरफ, मतलब ये वाला जो एटम है ये इस वाले एटम के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा दूसरी तरफ, है ना। तो जब हम फोर्स लगाना छोड़ते हैं ना, जब हम फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि अब ये जो एटम है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरह, तो ये वापस से अब पास पास आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो वापस से अगर पास पास आएगा बिल्कुल, तो मैं क्या कहूंगा कि ये कैसा है, इसने अपने शेप में कोई भी बदलाव नहीं किया ना बेटा। मतलब शुरू में फोर्स लगा रहा था मैं, तो फोर्स शेप चेंज हुआ, लेकिन बाद में फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो पहले थी वही अब बाद में भी हो गई, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पार्शली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगा ये। यस सर, परफेक्टली इलास्टिक। समझ गया ना बात? तो यही चीजें होती है बेटा, एटम के अंदर यही हो रहा होता है कि जो एटम है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, कॉजेज ऑफ इलास्टिसिटी, ये पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं अब स्ट्रेस के बारे में। आपने स्ट्रेस का नाम सुना है बेटा पहले? हाँ सर। सुना है क्या? क्या होता है बताना। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्या बात कर रहे हो? वो प्रेशर होता है। नहीं होता तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही है, होता तो ये भी क्या है बेटा, मैं बताता हूँ कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। देखो देखो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना बेटा। देखो क्या होता है स्ट्रेस, क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक रॉड को ऐसे बांध दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने फोर्स लगा दिया बेटा F, ठीक है। और एक मैंने क्या किया कि एक मेरे पास बस ऐसे ही रॉड रखा हुआ है यूं, ठीक है, और अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। बताओ क्या मतलब, मैं कहता हूँ कि ये मेरा पहला केस है, ये मेरा दूसरा केस है, ठीक है। तुम बताओ, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि स्ट्रेस होता क्या है, तो स्ट्रेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं
कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है ना तो उसमें तनाव प्रोड्यूस होता है, और इसी तनाव को हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं दोनों हाथ पकड़ लिए मेरे लोगों ने, और एक इस तरफ से खींच रहा है, कोई एक दूसरी तरफ से खींच रहा है, तो क्या स्ट्रेस डेवलप होगा बेटा? हाँ सर। यस बिल्कुल सर। होगा, पक्की बात है ये। तो यही कहते हैं हम, स्ट्रेस को डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, when deforming force is applied on the body, then the equal restoring force in opposite direction is developed inside the body. The restoring forces per unit area of the body is called stress. मतलब होता यही है कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना बेटा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एटम्स हैं, ये क्या इसके अपने अगले वाले एटम के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना। यस सर। उसी तरह से जो अगला वाला एटम है वो भी फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ना बेटा, इसी फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो फोर्सेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेस। अब देखो कुछ जरूरी बातें हैं यहाँ, जैसे सर जो एटम्स आपस में लगाते हैं वही फोर्स स्ट्रेस फोर्स कहलाता है। नहीं बेटा, वो फोर्स स्ट्रेस फोर्स नहीं कहलाता है। देखो मैं यहाँ पर एक साइड मैंने इसे फिक्स कर दिया एक तरफ से, ये जो रॉड है मेरा, इसे मैंने एक साइड से फिक्स कर दिया, और दूसरी साइड से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? इस तरफ से भी मैंने इसे पकड़ा हुआ है, इस तरफ से भी पकड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अगर मैंने इस पर F फोर्स लगा दिया, क्या इस कुछ वाले नहीं रॉड होएगा। में स्ट्रेस डेवलप होगा बेटा? नो सर। नो नो सर। सर। बिल्कुल नहीं डेवलप होगा, बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तो खिंचाव है ना, ये तो इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये तो एक्सेलरेट करने लग जाएगा। खिंचाव कहाँ हो रहा है इसमें? यस तनाव सर। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? तो यहाँ सर पर सारे क्या? पार्टी हाँ बोलो बोलो। सर सारे पार्टिकल मतलब एक साथ ही चलने लग जाएंगे, कोई एक रुका साथ ही नहीं चलने रहा। लग जाएंगे, बिल्कुल सही। तो उनके बीच में कोई भी शेप ऐसा में कोई फोर्स तो चेंज होगा नहीं नहीं। आएगा। क्या? शेप में कोई चेंज नहीं आएगा ना सर, अगर जैसे बिल्कुल हमने फिक्स बिल्कुल नहीं कोई कर चेंज रखा नहीं है आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि कोई भी स्ट्रेस नहीं है, और यहाँ पर स्ट्रेस है ना? इस जगह पे क्या है बेटा? स्ट्रेस है। सर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब शेप चेंज आएगा तब स्ट्रेस लगेगा? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि जब दोनों साइड से फोर्स लग रहा होगा ना बेटा, जब किसी बॉडी के ऊपर दोनों साइड से फोर्स लग रहा होगा, दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड से मतलब एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी, अपोजिट फोर्सेस सर। बिल्कुल। सर अगर फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा? सॉरी, क्या कह रहे हो? सर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो वर्क करेगा ना बेटा, लेकिन वो वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ी करेगा। क्योंकि सर जब ये देखो, ये फिक्स्ड है। वैसे भी ये वाला जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये फिक्स्ड है बेटा। मतलब ऐसे सोचो कि ये रॉड है, इसे मैंने दीवार में ऐसे फिक्स कर दिया, तो उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ से खींच रहा हूँ। तो जब मैं इसे फिक्स करके, मतलब ऐसे सोचो कि मैंने इसे ऐसे फिक्स कर दिया, और फिर अब मैं इसे खींच रहा हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं खींच रहा हूँ तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर तो फिक्स्ड है ये, और यहाँ से मैं इसे खींच रहा हूँ, तो एक्चुअल में इस तरफ से भी खींच रहा है ना ये दीवार की वजह से। बोलो। यस सर। जब मैं इसे इस तरफ खींच रहा हूँ तो ये वाला जो है ये इस तरफ भी खींच रहा है दीवार की वजह से। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बेटा दोनों तरफ फोर्स लगना जरूरी है अगर स्ट्रेस डेवलप होना है तो सर वो अगर दोनों तरफ बराबर का फोर्स लगेगा तो फिर तो सारा स्ट्रेस बीच में होना चाहिए ना। नहीं नहीं बेटा, देखो स्ट्रेस जो डेवलप होता है ना किसी भी बॉडी में, वो प्रोड्यूस होता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया? तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं ना, तो मैंने अभी क्या बोला आपको? यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा कि जब मैं इस पर खींच रहा हूं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ गई ना। ये सर। मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी बढ़ गई, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अपने इधर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है अपनी तरफ। हाँ सर। फिर इस वाले मॉलिक्यूल को इसके पहले वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है। ये सर। तो ये जो फोर्स ये लगा रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूल जो लगा, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? आप सोच के देखो, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ,
हाँ सर। इसका जो मॉलिक्यूल है, मतलब मान लो कि मैं इधर वाले एटम के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ इधर, तो जो अंदर का एटम है वो इसके ऊपर वापस दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा ना। यस सर। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस डेवलप होता है बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से डेवलप होता है। सर एक बार स्ट्रेस होता क्या है सर एक्सप्लेन एक कर बार फिर से रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा दीजिए तो। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स मैंने क्या बोला तुम्हें कि मान लो कि मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। हाँ, स्ट्रेस का डेफिनेशन बेटा बताता हूँ मैंने आपको बोला ना कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे इस तरह से दोनों साइड पे, तो क्या होगा, यहाँ इसके जो एटम्स होंगे इनमें खिंचाव प्रोड्यूस होगा ना, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। और वही अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूँ स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है पता है आपको? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बेटा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल। और ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स सर। बहुत शानदार। एफ जो है वो क्या फोर्स है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। सर एक को बता दीजिए रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये है रिस्टोर। बेटा मतलब क्या, हिंदी में समझाऊं क्या? नो सर, इसका कंसेप्ट मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा? प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जब तुम आगे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आगे वाले एटम के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो वो अपनी जगह छोड़ के आगे चला जा रहा है ना। यस सर। तो उसका जो पिछला वाला एटम है वो भी तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। यस सर, फोर्स लगा रहा होगा। यस सर। तो यही जो एटम जो इसके ऊपर लगाता है वो हुआ रिस्टोरिंग फोर्स। जो दूसरे आपस वाले एटम पर लगाता है। बिल्कुल। उसका पहले वाला एटम पिछला वाला एटम जो है वो जो जब इसके ऊपर फोर्स लगाने लग जाएगा ना, तो उसे तुम वो कहोगे होगा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। बिल्कुल। क्यों तो सर रिस्टोरिंग सेकंड फोर्स? वाले केस में भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा? कैसे लगेगा बताना एक सेकंड वाले साइड में केस? सर। सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जो है ये वाला जो बनाया यस मैंने, सर। यस सर। इसमें कैसे लगेगा बेटा रिस्टोरिंग फोर्स? वही तो कह रहा हूँ मैं। यहाँ ओके फोर्स सर, तो ओके। लग हाँ रहा नहीं है। लगेगा सर, नहीं लगेगा, नहीं। हाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है बेटा। लक्षिता, रिस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स को, कि जब हम किसी भी एटम के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो उसके बाद उसके पहले वाला जो एटम होता है वो उस एटम के ऊपर वापस से उसे अपनी जगह पर लाने के लिए फोर्स लगाता है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब आप ये समझ लो सिंपल सी बात कि जैसे स्प्रिंग पढ़ते थे बेटा हमने स्प्रिंग पढ़ा है ना। देखो ये इसकी बात करते हैं है ना, मैं इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। देखो तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ बेटा ब्लॉक के ऊपर एफ, मान लो कि मैं इस ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये खींचा, तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाता था ना बेटा के एक्स इस तरफ। तो ये जो स्प्रिंग का फोर्स था इसे आप क्या कह सकते हो? इसे आप अरे ये रिस्टोरिंग। स्प्रिंग तो वैसे दीवार पे भी फोर्स लगा रहा होगा ना। क्या कह रहे हो? जिस दीवार से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग उस पे भी तो उतनी फोर्स लग रही होगी। बिल्कुल लग रही होगी। हाँ तो बस यही पूछ। देखो तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ मैंने आपको बोला बेटा कि जो स्ट्रेस होता है हमारा वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ जो एफ होता है ये क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर जब तक दोनों साइड में फोर्स नहीं लग रहा होगा तब तक आप कहोगे कि जो हमारा तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा। सिर्फ एक साइड अगर फोर्स लग रहा है तो इसमें तो स्ट्रेस डेवलप होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप होता है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और क्या इस वाले केस में रिस्टोरिंग फोर्स है कुछ? नो तुम्हें सर। दिखा? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है रिस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि जो पार्टिकल है वो तो अब एक्सेलरेट होने लग जाएंगे ना बेटा। जगह तो सबकी वही है अभी भी। लैटिस की अगर आप बात करो तो यहाँ इस लैटिस में सबकी जगह तो सेम ही है ना बेटा अभी भी, चाहे ये मतलब एक्सेलरेट हो रहा हो चाहे ये नहीं एक्सेलरेट हो रहा हो। अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो लैटिस की सबकी जगह तो यहीं पर है अभी भी, है ना। तो ये कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। और यहाँ पर जो फोर्स है ये क्या है? ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात अपने को या नहीं आ रही? हाँ
सर एक जनरल सा सवाल था कि अगर कोई भी एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है नेचर में अपने आप को सर वो थोड़ा सा तो अट्रैक्ट करता है ना, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर एटॉमिक अट्रैक्शन से सर आपस बिल्कुल में। करता है, मतलब ये तो बेटा हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके सर। बेटा लैटिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये है। अब इसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है ना उसमें उसे हम लैटिस कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, चीनी समझते हो बेटा, चीनी, चीनी जानते हो ना, शुगर का, यस सर। शुगर का क्रिस्टल है हमारे पास, एक क्रिस्टल है मान लो। वो कैसे शेप का होता है बेटा, क्यूब या क्यूबॉइड, मेनली तो क्यूब ही होता है, क्यूब के शेप का ही होता है ना, होता है ना चीनी का जो क्रिस्टल होता है, शुगर क्रिस्टल, यस सर। है ना। तो वो उसके अंदर जो मतलब जो एटम्स है, जैसे चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, केमिकल फॉर्मूला याद है आपको? हाँ सर यही था। C12H22O11। C12H22O11 यही होता है ना चीनी का। तो इसमें क्या है बताओ, अगर एक एटम की बात करो आप, तो एक एटम में क्या क्या है बेटा, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ना उसमें क्रिस्टल में, उसे ही हम लैटिस कहते हैं। ओके सर। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ोगे लैटिस के बारे में केमिस्ट्री में, वो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, आप डिटेल में पढ़ोगे बेटा। आपका पूरा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, 12th में जाओगे पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सर से पूछना, सर बताएंगे तुम्हें, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस जो होता है बेटा वो अपना क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और एफ जो होता है वो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स जो ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो चलो मैंने बता दिया आपको कि ये मैंने फोर्स लगा दिया तो ये स्ट्रेस डेवलप हो गया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अच्छा, एक और चीज बताओ बेटा मुझे कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूँ, सोचो, जैसे मान लो कि मैंने ये क्या बना दिया बेटा आपका, एक रॉड बना दिया मैंने, और मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा हूं मैं, क्या यहाँ पर भी स्ट्रेस डेवलप होगा? बोलो, यस सर होगा। क्या यहाँ पर भी स्ट्रेस बिल्कुल डेवलप होगा, यहाँ भी स्ट्रेस डेवलप होगा, बहुत शानदार। तो बेटा सर ये किसी वाला और जो स्ट्रेस मॉलिक्यूल होता को है ना, कम इसे पता है करेंगे। हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या कहते हैं बेटा इसे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे बताओ, ये क्या कर रहा है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बिल्कुल सही, इसे हम कहेंगे कंप्रेस कर रहा है कॉम्प्रेसिव। सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे, तो इसे हम कहेंगे बेटा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने आपको, एक तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं, और एक हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। एक और स्ट्रेस होता है बेटा हमारे पास सर क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में खिंचाव आ रहा है सर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में खिंचाव कहाँ आ रहा है बेटा, दबाव आ रहा है वही ना। तो सर, वही दबाव आ रहा है। हाँ, दबाव आ रहा है। बात एक ही है, रिस्टोरिंग फोर्स तो तब भी लग रहा होगा ना। एक और तरह का स्ट्रेस होता है बेटा, पता है आपको? तीसरे टाइप का स्ट्रेस होता है एक, जो आप अभी देखना ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। और जैसे पेपर को फाड़ते हैं तब पेपर उसमें को कौन फाड़, सा तब नहीं उसमें नहीं, कौन सा स्ट्रेस होता है? वो पेपर को फाड़ने वाले में कोई स्ट्रेस थोड़ी है, वो तो फाड़ दिया तुमने सीधा। हाँ ये तो पानी वाला है ना, क्या? एक वाटर वाला भी तो होता है कि वाटर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक होता होता है। है, वो बताऊंगा अभी, रुको तो, यहाँ देखो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो। इस बार मैंने क्या किया है कि ये जो हमारा क्यूब है ना, इसे मैंने फिक्स कर दिया नीचे से, ठीक है, और फिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरी एक कॉपी है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ ऐसी है ना, ये ऐसी कॉपी, और इसके ऊपर मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ना, यूं यूं फोर्स लगा रहा हूँ, बस ऊपर। तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, इसे पता है क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं टेंजेंशियल
स्ट्रेस। इसे क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। क्यों? मतलब टेंजेंट बनाते हुए स्ट्रेस लग रहा है। हाँ, मतलब टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हो ना आप बॉडी के ऊपर, आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बीच में तो फोर्स नहीं लगा रहे, आप टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो फोर्स था इसे मैं कहता हूँ F। तो होता क्या है इसमें जनरली कि इसमें जो है ना ये थोड़ा सा बदलाव आता है इसके शेप में, देखो ऐसा बन जाता है कुछ। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप मेरी ये वाली बात? बताओ। सर टेंजेंशियल स्ट्रेस में दबाव भी आएगा ना बॉडी पर, तो तरह से दबाव कहाँ आ रहा है बेटा? ये तो हम आगे की तरफ खींच रहे हैं ना उसे। ये Yes, मतलब sir. ऐसी बात है जैसे मान लो देखो ये मेरा लंच बॉक्स दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो यहाँ भी लंच बॉक्स दिख रहा है तुम्हें। अब तुम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, यूं यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, दबा नहीं रहे तुम इसे आगे की तरफ पुश कर रहे हो। तो ये तो चलो नीचे से फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए हमें पता नहीं लग रहा। नीचे से फिक्स्ड कोई भी चीज लोगे और उस पर अगर आगे की तरफ फोर्स लगाओगे ना बेटा, तो तुम्हें दिखेगा कि वो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर जो मैंने फोटो बनाई है ना, जो बॉडी हमारी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? सर टेंजेंशियल हाँ, स्ट्रेस तो बुक पर करोगे अपवर्ड तो होगा ना, दिखेगा, बिल्कुल सही। सरफेस के ऊपर। क्या कह रहे हो बेटा? टॉप सरफेस पे सर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा ना हमेशा। हाँ, टॉप सरफेस पर अगर आप फोर्स लगाओगे ना, मतलब टेंजेंशियली अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो कहलाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। और सर उसका एक जो लोअर सरफेस होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए, तभी तो इस तरफ भी फोर्स लग पाएगा ना बेटा, नहीं तो कहाँ लग पाएगा? नहीं तो ऊपर अगर फोर्स लगाओगे तो फिर तो ये सीधा आगे ही चला जाएगा ना फिर तो यहाँ भी तो फोर्स लगना चाहिए, तभी तो मैंने इसे फिक्स कर दिया है ना। तो इसको पता है, इसका एक इसे हम कहते हैं बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं या फिर शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। समझ आ रही है बात अपने को? ये हमारे पास कुछ तरह के स्ट्रेस होते हैं बेटा, और जो इसका जो फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेस का, वो क्या होता है? क्या होता है बेटा? वो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या चीज? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस जो हो गया वो क्या हो गया बेटा? फोर्स अपॉन एरिया हो गया। बहुत शानदार। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, सारे स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही होते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होते हैं। और ए एरिया कौन सा एरिया है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान रखना हमेशा, ये जो ए एरिया है ना हमारा, ये कौन सा एरिया है पता है आपको? ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमेशा ध्यान रखना। हाँ हाँ बताता हूँ। ये बेटा स्ट्रेस जो है ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, बहुत शानदार। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ बेटा। ठीक है, आपको थोड़ा 2-3 मिनट का समय लेना पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए सवाल। कि देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या चीज, कि जो प्रेशर होता है वो भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और जो स्ट्रेस होता है हमारा वो भी होता है ना बेटा फोर्स अपॉन एरिया। बताओ, यस सर। स्ट्रेस भी हो गया फोर्स अपॉन एरिया, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस इफ बोथ आर डिफाइंड एज फोर्स सर अपॉन? अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बात है, बहुत शानदार। और भी तो होते होंगे डिफरेंस, बस एक ही होता है क्या? सर एरिया का फर्क होता होगा, सर मतलब पॉइंट एरिया स्ट्रेस जब मोम प्रेशर जब पड़ता है वो पॉइंट सरफेस पे लगता होगा, एरिया मेजरली सरफेस पे लगता होगा। एक सर मिनट रुक जाओ। स्ट्रेस में वो हम एरिया चूज करते थे। स्ट्रेस में वो वाला जब बॉडी अपनी शेप चेंज करती है। अच्छा ठीक, अभी ऋषिक ने आंसर दिया था ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ बोलो बोलो, तुम लोग बोलो, कोई बात नहीं। मेरा सवाल है कि भैया प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर दोनों दोनों सेम तो है नहीं बेटा, सेम होता तो फिर हम अलग अलग नाम क्यों देते? समझ रहे हो मेरी बात? दोनों डायरेक्शन का भी है क्या कुछ? डायरेक्शन का कैसे होगा बेटा? सर खाली फोर्स पे है क्या? सर, फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फोर्स के प्रेशर ऊपर डिपेंड कर रही है, तो दोनों तो फोर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना? सर 9th में शायद पढ़ा था, प्रेशर है ना थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ठीक,
और लाइक ये जो स्ट्रेस स्ट्रेस वो फोर्स पॉजिटिव और अपॉन एरिया। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो ओनली पॉजिटिव होता है। अच्छा, स्ट्रेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। स्ट्रेस पॉजिटिव नेगेटिव। सर स्ट्रेस बेटा डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, मतलब स्ट्रेस वैसे वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। स्ट्रेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। जैसे यहाँ देखो कि ये हमारा कौन सा स्ट्रेस है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल। ये कौन सा है, कॉम्प्रेसिव। तो इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है ना बेटा। इस तरफ लग रहा है तो दूसरे तरह का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहाँ लग रहा है तो दूसरे तरह का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और फिर एक और चीज होती है यहाँ पर कि जैसे मान लो कि मैंने एक वो ले लिया बेटा कंटेनर, सुनना ध्यान से। मान लो कि मैंने एक कंटेनर ले लिया ऐसा कुछ, ठीक है, और इसमें मैंने पानी भर दिया, मान लो कहाँ तक, इस लेवल तक पानी भर दिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक बॉल रख दिया, एक बॉल डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो क्या होगा बताओ, क्या इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लगेगा, मतलब प्रेशर लग रहा होगा हर तरफ से। हाँ सर। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा बेटा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। हाँ यस सर। सर। इस प्रेशर की वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा ना। हाँ यस सर। यस पक्की सर। बात है, बिल्कुल वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये भी तो एक तरह का स्ट्रेस हो गया। यस सर। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, तो ये भी यहाँ पर तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है ना स्ट्रेस में, लेकिन स्ट्रेस तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया तो ये अलग स्ट्रेस हो गया। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का फर्क। हम ये कहते हैं बेटा कि प्रेशर जो होता है ना, ये अप्लाइड फोर्स होता है। मतलब प्रेशर में जो हम F लिखते हैं, ये कौन सा लिखते हैं, अप्लाइड फोर्स लिखते हैं। कौन सा फोर्स लिखते हैं बेटा, अप्लाइड फोर्स। यहाँ लिखते हैं अप्लाइड फोर्स। बहुत शानदार। और स्ट्रेस में ये कौन सा फोर्स लिखते हैं बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। शानदार, सर तो रिस्टोरिंग। अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में डिफरेंस क्या हो गया? बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे देखो मैंने मेजर तुम्हें, डिफरेंस। मैं बताता हूँ, तुम बिल्कुल बताता हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ। देखो अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में क्या डिफरेंस है, तुम सोचो। ये एक रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानना बेटा, ठीक है। इसमें इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इसमें इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो एक दूसरा रॉड ले लिया मैंने, ठीक है। सुनना ध्यान से बेटा, अच्छी बातें बता रहा हूं। इसमें इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं और इस तरफ भी फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि दोनों तरफ बराबर फोर्स नहीं लगा रहा मैं। इधर 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर 20 न्यूटन लगा रहा हूँ और इधर मैं मान लो कितने लगाऊं, कितने लगा लूं बेटा, 12 न्यूटन लगा लेता हूँ, चलो ठीक है। इधर मैंने 10 न्यूटन लगाया, इधर 10 न्यूटन लगाया, इसमें मैंने इधर 20 न्यूटन लगाया, इधर 12 न्यूटन लगाया। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि इस वाले केस में, पहले वाले केस में स्ट्रेस कितना होगा बेटा, 10/A। बोलो। हाँ सर। इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए। तो स्ट्रेस हो गया 10/A, मतलब क्या 10 हो गया, क्या स्ट्रेस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा बताओ, सर 8 न्यूटन 12 मीटर स्क्वायर। 12/A। 12/A, पक्की बात, क्यों? सर क्योंकि 12 न्यूटन उधर से लगेगा और 20 न्यूटन में से जो 12 न्यूटन होगा वो इधर तरफ, और जो बचा हुआ 8 न्यूटन है वो उसे एक्सलेरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें फिर से, बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो होता क्या है यहाँ पे कि रिस्टोरिंग फोर्स, देखो जनरली मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रेशर मैंने कहा कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस में यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो बेटा इस वाले केस में देखो 10 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 10 न्यूटन इधर भी लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा पार्टिकल है यहाँ पर, ये रिस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन का ही लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि आगे वाले पार्टिकल पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये इसके ये अपने आगे वाले पार्टिकल 10 न्यूटन ही लगा रहा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल है बेटा, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो तो 12 न्यूटन ही लग रहा है ना बेटा, इधर 12 न्यूटन और इधर भी 12 न्यूटन।
रिस्टोरिंग फोर्स तो ये हुआ ना, दोनों साइड लगना चाहिए ना उतना फोर्स, तभी तो हम कहेंगे कि वो रिस्टोरिंग फोर्स में आ रहा है। यस यहाँ पर जो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना बेटा, इस 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 12 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना हुआ? 20 - 12 बराबर 8 न्यूटन। 8 तो हो ये जाएगा। जो 8 न्यूटन फोर्स है, ये क्या करेगा बेटा? ये इस रॉड को एक्सेलरेट करने में लग एक्सेलरेट जाएगा। कर देगा। यस सर। बिल्कुल। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो सिर्फ 12 न्यूटन की वजह से लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे सारे लोग? बेटा एक बार हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। जिन्हें जिन्हें समझ आ रही है हैंड रेस करो जल्दी से। आपको मैंने बोला कि बेटा इस वाले केस में, पहले वाले केस में एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है। तो मैंने आपको बोला कि बेटा रिस्टोरिंग फोर्स कब क्रिएट होता है, कब जनरेट होता है? जब दोनों तरफ से बॉडी को, जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैं अपने दोनों हाथ यूं कर दूं, अगर दोनों तरफ से मुझे लोग खींचने लगे, तो फिर मेरे बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने लगेगा, तो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी मेरी बॉडी में। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो यही 10 न्यूटन की वजह से होगा ना, ऊपर वाले केस की अगर मैं बात करूं तो ठीक है। Yes, सही, sir. रिस्टोरिंग फोर्स 10 न्यूटन ही होगा, तो मैंने स्ट्रेस 10/A लिख दिया। ठीक, और फिर A को 1 मान के मैंने ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ इस वाले केस की मैं बात करता हूँ बेटा, तो इस वाले केस के में अगर मैं किसी भी एटम को देखता हूँ, तो इस एटम के ऊपर एक 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा और एक 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये 12 न्यूटन होगा ना रिस्टोरिंग। बचा हुआ जो 8 न्यूटन है उसका वो क्या कर रहा होगा यहाँ पर? वो तो एक्सेलरेट कर रहा होगा इस रॉड को। तो उस रॉड का, उस फोर्स का तो रिस्टोरिंग फोर्स में कोई काम ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात या आप नहीं समझ रहे हो बेटा? बताओ। यस सर, समझ रहे हैं। समझ आ गई ना बात? तो यही कह रहा हूं मैं कि अगर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो इस 12 न्यूटन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर जो लिखेंगे स्ट्रेस, इस वाले केस में जो हम स्ट्रेस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 12/A लिखेंगे बेटा, 20/A नहीं लिखेंगे। क्यों? हाँ, एक्सेलेरेशन किस साइड को होगी? किस साइड पर होगी? जिस साइड का फोर्स ज्यादा है। ओके सर। ये 20 ज्यादा है, 12 कम है, तो 8 नेट फोर्स कितना हुआ? 8 इस तरफ हो गया ना, तो इस तरफ एक्सेलरेशन होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये बात हम करते हैं। तो बेटा देखो, प्रेशर और स्ट्रेस में यही फर्क है सबसे बड़ा, तो कि यहाँ पर जो फोर्स होता है ये अप्लाइड फोर्स होता है। तो अगर आप यहाँ पर इस वाले सरफेस पर प्रेशर की बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा? 20/A लिखोगे ना, लेकिन स्ट्रेस तो 12/A है। फर्क आ गया ना दोनों में? यस सर। मैं मानता हूं कि 99.9% केसेस में, या फिर आपके लिए अगर कहा जाए, ये सारी बातें कही जाए अगर, तो आपके लिए जरूर हमेशा ये कहा जाएगा कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बराबर हो, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे ही सवाल दिए जाएंगे जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम हो। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर बताया आपको। अगर कोई केस ऐसा हो गया तो उस केस में फिर क्या करोगे आप? उस केस में तो अप्लाइड फोर्स तो 20 न्यूटन, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? 12 न्यूटन है। यस सर। समझ सर रहे हो ना मतलब मेरी ये भी बात? तो कह सकते हैं ना कि अप्लाइड फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स तभी लगेगा जब अप्लाइड कोई फोर्स लगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रिस्टोरिंग फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स ही नहीं है तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लगेगा? बताओ। यस क्या सर। जरूरत है उसे? वो उसकी जिंदगी तो प्यार से चल रही है, एटम्स जो भी है वो अपनी जगह पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रही है जिंदगी उनकी, उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन तो हमें है ना बेटा जिंदगी में, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनकी जिंदगी बहुत प्यार से चल रही है। तो जब आप दोनों साइड पर अलग अलग फोर्स लगाने लग जाओगे तो जो एटम्स है उसकी जगह बदलने लगेगी, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो फिर इस वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है एटम्स के अंदर या रॉड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर। ठीक, अब देखो क्या क्या प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है बेटा। एक तो यहाँ पर जो F होता है ये अप्लाइड फोर्स होता है, और यहाँ पर जो F होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, सबसे पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होगा बेटा? ये तो पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा? कॉम्प्रेसिव होता है क्या? लेकिन स्ट्रेस तो अब बहुत सारे होते हैं, टेंसाइल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो जाएगा, टेंसाइल भी हो जाएगा। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल एक ही है बेटा।
टेंसाइल भी है, कंप्रेसिव भी Shear है, stress. शियर भी है, ये तीन हो जाएंगे। और भी कोई डिफरेंस हो सकता है क्या बेटा, सोचो। सर एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। बहुत शानदार। यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर किसकी वजह से आ रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा है। और यहाँ पर जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल की वजह से आ रहा है। वैसे तो ये पहला point ही रिस्टोरिंग होगा। और हाँ पहला पॉइंट ही रिपीट ही सा हो गया ये, वही मैं भी कहने वाला था कि ये तो पहला ही पॉइंट थोड़ा रिपीट सा ही हो गया। और कुछ लगता है क्या आपको, और कुछ कह सकते हैं क्या प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस? सर प्रेशर तो हमेशा कोई पॉइंट सरफेस पे लगता है ना ज्यादातर। ऐसे कहते हैं बेटा कि प्रेशर जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है हमारा ये स्केलर नहीं है, इसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है क्या टेंसर क्वांटिटी के बारे में बेटा? नो सर। नहीं पढ़ा, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास स्केलर और वेक्टर होते हैं ना बेटा। स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर कौन सी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। लेकिन टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं बेटा जो वेक्टर नहीं होते, लेकिन उनके डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे स्ट्रेस में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है ना, कि अब ऐसे लग रहा है तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, वही दूसरी तरफ लगने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस के केस में, बताओ है या नहीं है? बेटा तुम बोल नहीं रहे यार। यस सर। रिपीट कर दो सर एक बार। मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर कौन सी होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती है बेटा, तो हमने ये कहा कि टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। टेंसर क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। सर तो फिर इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी है? हाँ कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट फॉलोड। समझ रहे हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट फॉलोड। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी का मतलब सिंपल आप ये समझ लो कि ये वेक्टर तो नहीं होता लेकिन डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कि टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो वेक्टर तो नहीं होते लेकिन उनके डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। समझ आई बात सबको? सर तो जब हम इसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को दिखाना जरूरी होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो कहा जाएगा ना बेटा आपको, तुम्हें कहा जाएगा ना कि जैसे मान लो अब करंट में तुम क्या करते हो, डायरेक्शन दिखाते हो क्या, बस वो एरो बनाते हो कि हाँ भैया करंट जो है उधर जा रही है। वही काम यहाँ पर भी करना है तुम्हें। अगर तुम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल रहे हो तो तुम्हें पता ही है कि फोर्स किधर होगा, शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो तब भी तुम्हें पता है कि फोर्स किधर होगा। समझ रहे हो? और वही अगर कॉम्प्रेसिव निकाल रहे हो तब भी तुम्हें पता होगा कि तुम क्या निकाल रहे हो, तुम्हें पता है ना। यहाँ पर तो हमने नाम से ही डायरेक्शन को बता दिया ना बेटा। यस सर। हाँ तो इसलिए बस ये बात नहीं बेटा, टेंसर क्वांटिटी ऐसा कुछ पढ़ते नहीं है हम उनके बारे में, कोई स्पेशल टेंसर क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वो स्केलर और वेक्टर जो होता है ना, वो ऐसे जनरली तो स्केलर और वेक्टर ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज फिर हमारे लिए ऐसी भी आ गई ना बेटा कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उनके पास, और दोनों महत्वपूर्ण भी हैं। खैर मैग्नीट्यूड तो सबका ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन डायरेक्शन तो सबकी जरूरी नहीं होती ना बेटा, लेकिन यहाँ पर जरूरी है डायरेक्शन, और वो वेक्टर भी नहीं है। तो फिर ऐसे केसेस, ऐसी जो क्वांटिटीज होती है उन्हें हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, एक अलग से नाम दे दिया हमने बस। और इसे बहुत कम क्वांटिटीज, जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट होता होगा तुम्हारा और एक ये होता है स्ट्रेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी होगा ही, क्योंकि वहां तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो वेक्टर तो नहीं है। यस सर। हाँ तो इसलिए ये सारी चीजें। तो ये बात अपने को सबको समझ आ गई, बताओ सबको समझ आई बेटा? यस सर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर स्ट्रेस की एसआई यूनिट होती है? स्ट्रेस की ऐसा यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, कुछ अलग से नाम नहीं देते हम।
ओके न्यूटन सर। पर मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो तो बेटा एक बार मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों को स्ट्रेस समझ आया। सर हाँ, सर जो स्ट्रेस है वो तो उसके सरफेस एरिया के हिसाब से वेरी करेगा ना। मैंने सुना नहीं, जोर से बोलना बेटा थोड़ा। सर जो स्ट्रेस होगा वो तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा ना। ऑब्वियसली सरफेस एरिया में नहीं बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। और सर प्रेशर करता है, क्या करता है? प्रेशर डिपेंड करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या पूछ रहे हो। सर जो स्ट्रेस है वो तो उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो क्या हाँ, प्रेशर करता है? फिर जो तुमने बीच में बोला वो हो गया यार।